अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको बहुत वेलकम करती हूँ हमारे प्रोग्राम आई हेल्थ के शो सेहत सबके लिए में। आज हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सनालिटी है एंड दैट इज़ व्हाई हमारा ये आज का प्रोग्राम भी बहुत स्पेशल है। So today we will be joining in conversation with Dr. Umar Berni, who is an orthopedic surgeon from the US, and he's been affiliated with Indus Health Network for quite a while now. ये हर साल अपनी टीम के साथ पाकिस्तान आते हैं और इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान में काफी सारे मरीजों का इलाज करते हैं स्पेसिफिक टू नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर उमर बर्नी। Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर, हाउ आर यू? Welcome, Salam. Thank you for having me. Thank you for taking out time because we're aware कि आपका बहुत ज़्यादा busy schedule है and if I'm not wrong you're also traveling, but despite that you've taken out time. So just to inform our audience about knee and hip replacement surgery, so thank you so much for that. It's all Before we jump on to before we jump on to anything, I think सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा that for a normal patient, when is the right time to undergo a knee replacement surgery? If you could please tell us. Yeah. So, for any surgery, you want to let surgery be sort of your last option. तो कहा यह जाता है कि सर्जरी जो है वो जब हर चीज़ और फेल all other treatment options have failed, तो सो फिर आप सर्जरी की तरफ अपना डायरेक्शन कर लें। तो जैसे अब नी रिप्लेसमेंट की आपने स्पेसिफिकली सवाल पूछा है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। पहले तो सबसे ज़्यादा आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वो एटलीस्ट इन द वेस्ट इज़ ओबेसिटी। मतलब यहाँ मोटापा पाकिस्तान में भी है, तो उसकी मॉडिफिकेशन करना उसी से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो एनीवेज उसके बाद इंजेक्शंस हैं, मेडिकेशंस हैं, फिज़िकल थेरेपी है, और जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद दैट्स व्हेन वी रिकमेंड कि आप सर्जन से मिलने जाके एंड सी इफ यू आर इन फैक्ट अ कैंडिडेट फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। और भी सर्जरीज होती हैं आर्थराइटिस के लिए, लेकिन नी रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली इज़ द अल्टीमेट सर्जरी, जो जब घुटना ज़्यादा आपका ख़त्म हो जाता है, दैट्स व्हाट यू डू फॉर दैट। All right, that was helpful, I'm sure. Just a follow-up question on that. Basically, what happens during the surgery? If you want to use medical terminology, that's up to you. But in general, what is basically the procedure of the surgery? क्या हम expect करते हैं उसमें? हाँ जी, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जब नी रिप्लेसमेंट की बात होती है, तो यहाँ आई गेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी वो घुटना जो है ना वो बिल्कुल आप खोल के उसको काट के निकाल लेते हैं एंड देन यू रिप्लेस दैट विद मेटल एंड व्हाट हैव यू। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इट्स एक्चुअली प्रॉबेबली द बेटर टर्मिनोलॉजी वुड बी नी रीसर्फेसिंग। चूँकि घुटने के अंदर जब हम जाते हैं तो वी जस्ट बेसिकली शेव ऑफ द एंड्स ऑफ द बोन। अगर आपको मैं ज़रा सी बेसिक एनाटमी घुटने की समझाऊँ, तो there's basically three bones that come together and that move in sort of synchrony, and I'll name them. Obviously the back of the kneecap, the end of your thigh bone, और फिर जो आपकी नीचे की हड्डी है जिसको हम टिबिया बोन कहते हैं, जो शिन बोन भी कहलाती है इंग्लिश में। So that those three come together. ये तीनों हड्डियां जो हैं साथ मिल रही हैं, जहाँ अब obviously एज के साथ और आर्थराइटिस इज बेसिकली जो तकलीफ है वो उसमें जो कुशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो हम सर्जरी करते हैं वो बेसिकली जस्ट रिप्लेसिंग दैट कुशन, वी आर नॉट रिप्लेसिंग द एंटायर नी जॉइंट। एंटायर नी में तो और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, उन मसल्स होते हैं, उनको हम रिप्लेस नहीं कर रहे। हम सिर्फ हड्डी का जो एंड का हिस्सा है वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। All right, so जो So I हड्डी के hope that end explains it a little bit कि जी सर्जरी है क्या। Yeah, it did. It did. I think that was very helpful. Just to add on that, जो आप हड्डी replacement की बात कर रहे हैं, that's basically the artificial knee that we call, right, in our जी medical terminologies. So, if you could tell us more about what exactly is an artificial knee, how does it stay in place? What is the durability and feasibility of that? Yeah, we get asked this question quite frequently. Actually, आज ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि how does it not rot? How does it not rust? लोगों को ये concept होता है कि this is a metallic part, तो जैसे जिंदगी में हर
और मेटल का पीस होता है उसको आखिर जंग लग ही जाता है, तो इसको क्यों नहीं जंग लगता? तो देखें जी, the knee replacement is a special medical grade metal. Yes, it is metal in fact. There's various types of knee replacements out on the market now, but the bottom line is that they're all a combination of some sort of metal. लोहे का बना होता है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लोहे मतलब मेटालिक चीज़ें मिली भी होती। तो दिस इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द नी रिप्लेसमेंट। फिर उसके बाद एक कॉमन थीम ये भी होती है कि प्लास्टिक होता है। अच्छा जी, प्लास्टिक का फिर लोगों को वो एक फ़िक्र आ जाती है कि जी प्लास्टिक है वो टूट जाएगा, बच्चे के खिलौने भी प्लास्टिक से बनते हैं, वो भी टूट जाते हैं। तो नहीं, उस किस्म का प्लास्टिक नहीं है। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, मे बी यूजिंग दिस फोरम, दिस प्लेटफॉर्म जो आपने आज दिया है हमें, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन लोगों को समझने वाली बात ये कि जी वो प्लास्टिक नहीं है जो आपको खिलौनों में मिलता है या घर के बर्तनों में मिलता है। नो, दिस इज नॉट इट। ये हाईली प्रोसेस्ड प्लास्टिक होता है, जो कि घुटने में लगता है, एक दो जगह लगता है। एक नी जो आपका नी कैप है उसके पीछे लगता है, और फिर एक स्पेसर आता है वो लगता है। तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक। इसको फिर ज़्यादातर हम जो फिक्स करते हैं हड्डी से, वो अगेन एक सीमेंट होता है। तो जैसे आप अगेन I'll use the analogy, लेकिन ऑब्वियसली वही सीमेंट नहीं है जो घर के बनाने में और इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मेडिकल ग्रेड सीमेंट होता है। तो उसके ज़रिए हम फिर इन पार्ट्स को हड्डी से जोड़ते हैं। Okay, ठीक है. From what you have been telling us, I feel like there are a lot of myths revolving around the entire knee replacement surgery. So thank you for जी clearing that. Because in Pakistan, especially, we get a lot of questions from patients like these. You know, जो surgery के लिए जा रहे होते हैं, उससे पहले उनके बहुत concerns होते हैं इस तरह के. So जी that was helpful for me also on a very personal level. Now we've talked about the surgery. Now I would want to know about the side effects or the post effects of the surgery. Like as a patient, what should I expect कि आपकी surgery अच्छा अब मेरे साथ ये चीजें भी होने वाली हैं? If you could जी shed some light जी on it. देखें जी, साइड इफ़ेक्ट्स तो सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है जो जिसके लिए हम पेशेंट्स को तैयार करते हैं, वो ये है कि आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है ना? जिस तरह भी सर्जरीज़ करें, अब आजकल आगे जाके इसी इंटरव्यू में इंशाल्लाह बात करते हैं अबाउट द एडवांसेस दैट हैव कम ओवर द लास्ट डेकेड। पिछले 10 साल में जो एडवांसेस हुई हैं, दे आर फिनोमिनल। मतलब ये नी रिप्लेसमेंट जो है, ये 10 साल में बहुत चेंज आ गई है इसमें। लेकिन बॉटम लाइन जो है, जो एक चीज़ फिर भी पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से जो सोचनी चाहिए और बतानी चाहिए, वो ये कि जी आपको तकलीफ होगी, सूजन होगी, दर्द में ऑब्वियसली होगा, और उस सारे दर्द और सूजन के थ्रू आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर्जरी की सक्सेस के लिए, वो ये कि आपने फिजियोथेरेपी करवानी है। तो फिजियोथेरेपी का मतलब ज़ाहिरी बात ये है कि शुरू दिन से ही आपका घुटना मोड़ना है, उसको आगे सीधा करना है, मोड़ना है, उसका इस्तेमाल करना है, उस पर चलना है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिरी बात है, एक पेशेंट जो कि तैयार नहीं है मेंटली इस काम के लिए, वो उसको फिर एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट कह लें या इसका आफ्टर इफ़ेक्ट कह लें, होता तो यही है। एंड आई थिंक अगर आपके पेशेंट्स जो आज सुन रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है, अगर उनको यही एक बात समझ में आ जाए कि देखें जी, तकलीफ तो होनी है। ये सर्जरी इतनी बड़ी सर्जरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 हड्डियाँ आपकी जो हैं वो उनके एंड्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप इस सर्जरी में जाते हैं एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि जी थेरेपी भी होगी, सूजन भी होगी, तकलीफ भी होगी, वो ज़ाहिरी बात है आपके डॉक्टर जो हैं वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, दवाइयों से तकलीफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तकलीफ आपकी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, तो उसकी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं ना हुआ, लेकिन आफ्टर इफ़ेक्ट है, इसी को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स हर सर्जरी में होते हैं, इन्फेक्शंस हैं। इस सर्जरी के साथ एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ब्लड क्लॉट जैसे हो सकता है, वो है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा जो पार्ट्स हैं वो लूज़ हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनकी डिटेल में तो जाना मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है। लेकिन नीडलेस टू से कि जो ये तो बहुत कम है, 1% या 2% से कम इनके चांसेस होते हैं। लेकिन 100% चांस जो है, जो चीज़ होगी वो तकलीफ है। तो उसके लिए बेहतर है कि वी शुड डिस्कस दैट मोर।
So, Dr. Umar, thank you for giving us so much insights. I think I would just like to add one more thing and ask you also that you mentioned कि rehabilitation बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है because कभी-कभी the patient himself is not accepting the limb, the new artificial knee in that case. So still physical rehabilitation का होना is very important. If you could tell us more about the importance of the rehabilitation and how often a person should go with it, and everything. Yeah, so देखें जी rehabilitation जो as a field, that's the one field that has probably made the most significant advances जहाँ तक knee replacement की बात हो रही है. पिछले 10 से 15 साल में we have made a lot of advances in rehabilitation. तो आजकल जो expected rehabilitation होती है वो सर्जरी के कुछ घंटों बाद ही शुरू हो जाती है. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में इट्स मैंडेटेड कि सर्जरी के 4 घंटे बाद ही पेशेंट जो है ना वो उठ के चलना शुरू कर देता है. ऑब्वियसली चलने का मतलब ये कि जो घुटना रिप्लेस हुआ है उस पर वजन डालना शुरू कर देता है. तो दैट्स हाउ sort of aggressive we've gotten about physical therapy. Obviously फिर वो 4 घंटे बाद चलना शुरू करता है तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है. और फिजिकल थेरेपी पहले कुछ हफ्तों में 2 से 3 दफ़ा आपको फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है जहाँ के वो ऑब्वियसली घुटना सीधा करना, बेंड करना, मे बी इवन सम अदर एक्सरसाइजेज वो आपको करवाते हैं. तो सुपरवाइज सेशन जैसे आपके होते हैं एटलीस्ट मिनिमम 3 पर वीक घंटे के. एंड देन उसके बाद दे एक्सपेक्ट कि आप खुद भी घर पे भी कुछ एक्सरसाइजेज करते रहेंगे. तो वो भी मतलब समझे दिन में 3 दफ़ा आप खुद एक्सरसाइजेज वो आपको देते हैं जो कि आपको यू नो यू एक्सपेक्टेड एज अ पेशेंट कि आप वो करेंगे. तो जब तक इंसान इन चीज़ों में अपना वक्त नहीं लगाता, इन्वेस्ट नहीं करता, तो जैसे मैंने पहले कहा यू नो सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं सर्जरी के. और जी Okay, ठीक है. Actually, you've talked about the recovery a lot in the previous question. While answering question, I would like to ask you कि अगर घर पे कोई patient आ गया तो घर पे उसका recovery process किस तरह का है? घर पे उसको क्या precautions लेनी चाहिए? What equipments are required at home for the patient to recover at earliest? हाँ, देखिए ये इस सवाल के मैं आपको 2 तरह से जवाब देता हूँ. देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो वो चीज़ें हैं जो एक हिंड्रेंस भी बन सकती हैं फिजिकल थेरेपी के लिए घर पे. फॉर एग्जांपल घर पे जैसे हमारे यहाँ कारपेट्स होते हैं या रग्स होते हैं, तो इस सर्जरी के बाद गिरने का काफ़ी एक वो होता है रिस्क होती है. तो ये कारपेट्स और रग्स वगैरह जो हैं उस पे आपका चलना ज़ाहिर बात है आप एक घुटने पे चल रही हैं जो कि 100% नहीं है और वो उसको टांग उठाने में भी मसला हो सकता है. तो वो रग पे ट्रिप करके आप गिर गए तो और कोई मसला हो गया, कोई और हड्डी टूट गई, तो एक बहुत बड़ी एक बैरियर बन सकता है. इसी तरह बाथरूम है, तो बाथरूम में टॉयलेट सीट जो होती हैं वो ज़ाहिर बात है एक नीचे बैठने के लिए यू नो ये सर्जरी बहुत मुश्किल है कि अगर आप इस सर्जरी करवाने के फ़ौरन बाद नीचे बैठने वाले टॉयलेट सीट पे हो जाके. पाकिस्तान में ऑब्वियसली कहीं-कहीं ये होती है, मिलती हैं. तो वो एलिवेटेड टॉयलेट सीट आती है उसके लिए, उस काम के लिए. तो ये मॉडिफ़िकेशंस आपको करवानी पड़ेंगी घर में. फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है एक सीढ़ियों का चक्कर है. तो कुछ सीढ़ियाँ तो आप चढ़ सकेंगे समझें 10 से कम सीढ़ियाँ लेट्स जस्ट से. लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपका ऊपर वाले मंजिल पे घर है या इवन आपका घर में आपकी बेडरूम्स ऊपर हैं, तो वो फिर ये सारी चीज़ें आपको पहले से देखनी होती हैं कि ये सारी इन चीज़ों के लिए आप कोई कॉम्पेंसेशन करें, कोई इसमें रखें. तो ये है बेसिक चीज़ें जो घर आने के बाद इस्तेमाल यू नो चीज़ें होती हैं. उसके अलावा एक्सरसाइज मशीन्स हैं. अगर आप को फिजिकल थेरेपी की एक्सेस नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल थेरेपी यूनिट्स होते हैं जैसे आउट पेशेंट यूनिट्स कहलाते हैं, जहाँ आप जाते हैं जहाँ एक्सरसाइज की मशीन्स होती हैं. तो उसका एक बड़ा जिम टाइप सेटअप होता है. अगर आपको वो एक्सेस नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपके यू नो लाजमी घर पे होनी चाहिए मशीन्स. स्पेसिफिकली हम तो रेकमेंड यही करते हैं कि एक जो स्टेशनरी बाइक्स हैं वो होनी चाहिए आपके पास. तो ये मेन चीज़ें तो यही हैं इस थेरेपी में इस सर्जरी के यू नो मुतालिक. All right, that's very helpful. Another thing that I would like to ask you is कि इस सर्जरी के बाद काफी सारी limitations आ जाती हैं in the sense जैसे आपको carpet use पे थोड़ा मसला होता है, stairs में थोड़ा मसला होता है.
So what activities can our patients engage in even after the surgery? Like उसमें भी कोई limitation है कि ज़्यादा ना चलें या किस speed से चलें, किस उस हिसाब से अगर कोई limitations है for the activity? I chuckle at this question because उम्मीद तो यही होगी कि आप जब सर्जरी करवा लेंगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी एक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए. And the whole surgery is being done for that purpose. लेकिन जी as such long term तो कोई limitations नहीं है. सिर्फ ये कि ज़ाहिर बात है आप मैराथन रनर ना बन जाएं, आप एक हाई लेवल स्कीइंग ना करना शुरू कर दें, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जिसको कहते हैं ना, आप निकल के ऑल ऑफ अ सडन आपने स्पोर्ट्समैन बन गए, तो ये ऑब्वियसली इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो लोहे का और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें डैमेज होने का भी ख़तरा होता है. लेकिन ज़ाहिर बात है ये तो बहुत रेयर चीज़ होगी. चलने फिरने में कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि हम तो इनकरेज करते हैं कि आप चलें फिरें, जितना ज़्यादा चलेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में कमी होने का उम्मीद है. जैसे स्टिफनेस है एक कॉम्प्लिकेशन जो हमने नहीं बात की, अगर इंसान अपनी थेरेपी नहीं करवाता तो वो फिर घुटना स्टिफ हो जाता है, बेंड नहीं होता सही तरह से. तो ये सारी चीज़ें कम होती हैं अगर आप फिजिकल थेरेपी करें और उसके अलावा आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं. तो रिस्ट्रिक्शंस एज सच कुछ नहीं होती हैं इसमें. सीढ़ियाँ चढ़ना फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि जी हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, बिल्कुल चढ़ सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस. Right, that sounds very promising from where I'm looking at it. But again, हर चीज़ के challenges तो होते ही हैं. So, according to you, what are the challenges जो especially पाकिस्तान के लोगों को face आते हैं with this surgery? जी देखिए जी, पाकिस्तान में काफ़ी चैलेंजेस हैं. एक तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि स्पेशली इन द सिटी, जैसे कराची जैसा शहर है, उसमें ऑब्वियसली बहुत लोगों की रिहाइश होती है, ऊपर की मंजिल पे एलिवेटर्स नहीं होती हैं, बिल्डिंग्स में होते हैं फॉर एग्जांपल. तो ये एक बड़ी ऑब्स्टिकल बन सकती है उनके लिए इस चीज़ के लिए. दूसरा ये कि हम लोग चूँकि मैं आपने जैसे शुरू में बताया कि आई हैव बीन कमिंग टू इंडस फॉर मेनी इयर्स नाउ एंड डूइंग दीज सर्जरीज स्पेसिफिकली एट इंडस, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द इयर्स वी हैव डेवलप्ड क्वाइट अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस. तो एक चीज़ हमें नज़र आती है कि लोगों की हड्डियों की क्वालिटी स्पेशली इन द फीमेल पॉपुलेशन बड़ी जल्दी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है. उसके काफ़ी वजूहात हैं, वो एक दैट्स अ डिस्कशन इन इटसेल्फ, बट सफाइस इट टू से कि मैं उसको बेसिकली हाईलाइट करता हूँ इन द सेंस कि हमारी ख़वातीन जो होती हैं उनमें एक्सरसाइज अभी तक ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है, वो एक हैबिट नहीं बन रही है, तो उसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. हड्डियाँ कमज़ोर होने का हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू द सर्जरी? देखें, एट द एंड ऑफ द डे हमने नी रिप्लेसमेंट तो आपकी अपनी हड्डी में ही लगानी है ना, जैसे मैंने बताया आपको कि वो सीमेंट होकर आपकी हड्डी में ही लगती है. तो अगर आप हड्डी जो है वो बिल्कुल कमज़ोर और बिल्कुल सॉफ्ट हड्डी होगी तो वो उसमें ना फिक्स होने का भी खतरा होता है, आगे जाके लूज होने का भी खतरा होता है. सो दिस इज यूनिक टू पाकिस्तान. हम we don't see this as often, especially at young ages. तो पाकिस्तान में ये डेफिनेट चैलेंज है. तो दो तीन तरीके से चैलेंजेस हैं. एक तो आप जैसे मैंने हड्डी वगैरह की क्वालिटी की बात की, दिस इज स्पेसिफिक टू द सर्जरी, बट ऑल्सो कल्चरली हमारी चैलेंजेस हैं. हम काफ़ी जगह नीचे बैठ के करते हैं एक्टिविटीज़. ऑब्वियसली इन द वेस्टर्न कंट्रीज इतना नीचे बैठने का नहीं होता, तो वो एक चैलेंज बन सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल नमाज है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मैं काफ़ी अर्से से मैंने नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़नी है, इसके बाद भी मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ती रहूँगी या पढ़ता रहूँगा, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन सेट करनी होती है. तो इस तरह की कल्चरल चीज़ें, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें पाकिस्तान में नज़र आती हैं. दीज आर ऑल इश्यूज दैट शुड बी डिस्कस्ड बिफोर द सर्जरी, बिकॉज देखें सर्जरी के बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी ना तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है. और डिसअपॉइंटमेंट अव्वल तो होनी नहीं चाहिए आपको सर्जरी में. दूसरा ये कि वो फिर डिसअपॉइंटमेंट जो है आपकी थेरेपी पे भी अफेक्ट करती है, आपके इंसान के मूड पे भी अफेक्ट आता है. तो ये these are all issues that should be discussed before surgery. There's a lot to talk about on that topic. Okay. Just to wrap it up, a very conclusive question from my side. We're in 2020. There are a lot of advancements in the science world, in the medical world. हमारे knee replacement और hip replacement surgery के हवाले से, what are the advancements that we have seen in the past couple of years, and what is the future? Where do you see this initiative going 5 years down the line? Yeah. देखिए जी, जैसे कि सारी फील्ड्स में आ गया है रोबोटिक्स.
computer assisted technologies, navigated systems. Computers, as you know, आज भी मैं और आप इस computer technology के through बात कर रहे हैं हम. 5 years ago this would have been unheard of. मैं और आप सामने बैठे हुए होते एक in a studio. तो यही चीज़ें अब हमारे फील्ड में भी आ गई हैं. We are doing knee replacements with the assistance of computer assisted technology with robots. उसमें obviously एक precise काम होता है जो कि पहले मैं लोगों से कहता हूँ कि obviously एक कारीगरी थे हम भी. We were just call ourselves if I may use that word, glorified carpenters. तो वो काम अब बहुत एक precision के साथ होना शुरू हो गया है. And with robotic technology, there's been a huge shift towards that, both in hip and knee replacements. So I think this is primarily the main thing. उसके अलावा obviously materials में भी काफ़ी advances आ गए हैं. जो पहले plastics लगते थे, जो पहले लोहे लगते थे, वो अब उनमें भी advances आ गई. उनकी production में advances आ गई हैं. Artificial intelligence is making a big change in our lives. तो ये सारी चीज़ें हैं. इंटरकनेक्टिविटी है जो पहले मतलब सेल फोन्स नहीं होते थे. पेशेंट्स जब चले जाते थे तो उनसे 6 हफ्ते तक आपका कोई राब्ता नहीं होता था. 2 महीने तक पेशेंट जब तक आपके पास ऑफिस में आपकी क्लिनिक में वापस नहीं आते, आपको पता ही नहीं होता था कि उनकी रिकवरी हो कैसे रही है. आजकल एक बटन दबाएं तो आपको सब कुछ नज़र आ जाता है कि पेशेंट की प्रोग्रेस हो क्या रही है. पेशेंट खुद अपने इस किस्म की प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोग्रेस बताते रहते हैं हमें. So these are all advances that we're seeing, and they're making a huge impact in our field. Okay, Dr. Umar, thank you very much for informing us about this very, very pressing issue. आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. You've been very busy, and we really appreciate you taking your time and answering a lot of questions that our patients have been asking us for a while now. So thank you so much, and I hope for our audience also आप लोग को अच्छा लगा होगा. और अगर भी कोई भी सवाल है आपके पास हमारे लिए, so don't forget to email us or write in the comment section. Thank you, Allah.